नमस्कार बच्चों, मैं हूं महीप सिंह राठौड़, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूंगड़ी। आज आपको कक्षा 10 के विज्ञान विषय का प्रथम अध्याय, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें सर्वप्रथम अपने जो आधारभूत ज्ञान है रासायनिक समीकरण का और उससे पहले भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा, जिससे कि ये चैप्टर आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। भौतिक परिवर्तन सबसे पहले अपन समझते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का संगठन अर्थात पदार्थ के मूल अवयव जिससे वह बना है में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ का जल में परिवर्तन और जल का भाप में परिवर्तन मात्र गर्म करने पर हो जाता है। इसी प्रकार उसे पुनः ठंडा करने पर पानी और पानी को ठंडा करने पर बर्फ बन जाती है, पर मूल अवयव H2O समान रहते हैं। अर्थात जैसे ये बर्फ है, बर्फ से जल बना, जल से वाष्प बना गर्म करने पर, लेकिन बर्फ में भी जल था, जल में भी जल है और वाष्प में भी जल के अवयव हैं। अर्थात तीनों में जल के अवयव समान रहते हैं। जल से कोई अलग चीज नहीं बनी है, अलग पदार्थ नहीं बना है। उसी प्रकार वाष्प को जब ठंडा करते हैं तो वो जल बन जाता है, जल में परिवर्तित हो जाता है, और जल को जब ठंडा करते हैं तो वो बर्फ में बदल जाता है। अर्थात पुनः बर्फ प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसा परिवर्तन जिससे मूल अवयव या मूल पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वो भौतिक परिवर्तन में ही संभव है। तो भौतिक परिवर्तन में सिर्फ भौतिक पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, और भौतिक अवस्थाएं होती है जैसे रंग है, रूप है, अवस्था है पदार्थ की कि पदार्थ गैस है, द्रव है या ठोस रूप में। सिर्फ इस अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। बाकी पदार्थ के मूल अवयव वही बने रहते हैं जो कि मूल पदार्थ में थे। इस प्रकार जैसे बर्फ में जो अवयव हैं वही वाष्प में, बर्फ में भी जल है जो कि ठोस रूप में, और वाष्प में जो जल है वो गैस रूप में, लेकिन दोनों में जो मूल अवयव हैं वो जल ही है। तो इस प्रकार भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो भौतिक परिवर्तन में सबसे पहली बात तो है कि सिर्फ पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। दूसरी बात है भौतिक परिवर्तन में पदार्थ से जो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और तीसरी बात यह है कि भौतिक परिवर्तन में पुनः मूल पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ये तीनों ही चीजें संभव नहीं है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे इसके अन्य भी उदाहरण है, कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अब कागज को जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो जो कागज बड़े कागज के टुकड़े में अवयव थे, वही छोटे कागज के टुकड़ों में वही अवयव हैं जिससे वो बड़ा कागज का टुकड़ा बना हुआ था, उसी से छोटे कागज के टुकड़े बने हुए, सिर्फ उनके आकार बदले हैं। अर्थात उनका भौतिक अवस्था बदली है, उसका आकार छोटे हो गए, लेकिन उसके मूल अवयव जिससे वो कागज बने हैं वो बड़े में भी वही हैं और छोटे में भी वही हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसी प्रकार चौक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जब चौक को अपन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो बड़ी चौक में भी वही कण है जो छोटी चौक में, और उसी से छोटी चौक बनी हुई है। तो बड़ी चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है और छोटी चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनी होती है। अर्थात इनके मूल अवयव वही हैं, सिर्फ आकार बदले हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं भौतिक गुण बदले या भौतिक परिवर्तन हुआ है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो अपन ने जो तीनों उदाहरण लिए, चाहे वो बर्फ से जल का बना हो या जल से वाष्प बनना हो या कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना हो या चौक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना हो, उपरोक्त सभी उदाहरण भौतिक परिवर्तन के
है, क्योंकि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बना है और इससे मूल पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है जिसमें पुनः मूल पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा आता है रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का संगठन अर्थात मूल अवयव में परिवर्तन होकर नया पदार्थ बन जाता है, वह पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसा परिवर्तन है, वो कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। इसको अपन उदाहरण से समझते हैं, तब आपके अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे दूध का दही में परिवर्तन। तो दूध का जब दही में परिवर्तन अपन करते हैं तो मूल पदार्थ दूध के अवयव अलग होते हैं और नए बने पदार्थ दही के अवयव अलग होते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। और जो नए पदार्थ का संगठन है वो मूल पदार्थ के संगठन से भिन्न हो जाता है। अर्थात जब दूध था तो उसमें जो अवयव थे वो अलग थे और जब दही बन गया तो उसमें अवयव वो अलग हो गए। तो ये इसका पदार्थ का मूल संगठन इसमें चेंज हो जाता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का मूल संगठन चेंज नहीं होता, वही रहता है। दूसरा, इसमें नया पदार्थ बन गया, दूध से दही बन गया, जबकि वहां और वापिस दही से अपन दूध भी प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात इसमें मूल पदार्थ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है तो अपन आराम से पहचान सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन से हैं। ऐसा पदार्थ जिसमें ऐसा कोई परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है। दूसरा, जो पुनः अपने मूल पदार्थ में नहीं बदला जा सकता। तो इन दो चीजों से ये पहचान सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन हुआ या रासायनिक परिवर्तन हुआ है। जैसे इसके कोई अन्य उदाहरण भी हैं, आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है कि कागज का जलना। अगर अपन कागज को जलाते हैं, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कागज को जलाने पर राख बनती है और एक CO2 गैस निकलती है। अब CO2 गैस और राख से पुनः कागज प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूसरा, CO2 वह कागज है वो नया पदार्थ बन गया। कागज था मूल पदार्थ तो, और उससे नया क्या बना? CO2 है राख, जो नया पदार्थ है जिसमें अलग संगठन है, उसके अवयव अलग है। कागज में अलग अवयव थे, जिससे कागज बनाया उसके मूल पदार्थ अलग थे, पर जो राख बनी उसमें संगठन चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया और राख में और CO2 गैस बन गई, जिससे वापिस पुनः अपन कागज नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि CO2 गैस तो पर्यावरण में उड़ जाती है। तो इस प्रकार के इसके अन्य भी उदाहरण हैं, जैसे ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा बदलती है, जैसे अपने शरीर में ग्लूकोज टूट जाती है टुकड़ों में, तो जल व कार्बन डाइऑक्साइड जल व ऊर्जा देती है, तो वापिस उससे ग्लूकोज प्राप्त करना संभव नहीं है। भोजन का पचना, भोजन खाते हैं, भोजन पच के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स में बदल जाता है, उससे वापिस भोजन भी अपन प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार दूध का फटना, एक बार दूध फट गया तो एक नया पदार्थ बन गया, उस फटे हुए दूध से वापिस दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ये सारे के सारे परिवर्तन हैं वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है मैग्नीशियम के तार, जो आपके इधर दे रखा है। मैग्नीशियम के तार का जलना। जैसे मैग्नीशियम का तार जलता है, जलने के बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड और राख प्राप्त होती है, उससे वापिस मैग्नीशियम का तार प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो ये बच्चों अपन ने पढ़ा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो मैं वापिस रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना कि भौतिक परिवर्तन है वो एक तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। इन दोनों में जो अंतर अपन देखा जाए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में, वो तीन महत्वपूर्ण अंतर हैं। सबसे पहला तो भौतिक परिवर्तन में जो है वो पदार्थ की सिर्फ भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन में चेंज होता है।
दूसरा अंतर जो महत्वपूर्ण है कि भौतिक परिवर्तन है उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में नए नए पदार्थ बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अंतर ये हो गया कि भौतिक परिवर्तन में पुनः मूल पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक बार जो नया पदार्थ बन जाता है उससे पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये अंतर है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में। उसके बाद अपन आगे रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में देखेंगे, जो कि पदार्थ का पाठ का मूल चीज है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब इसमें लिखा हुआ है जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, या उसका विपरीत यानी इसका विपरीत भी हो सकता है कि एक पदार्थ है वो टूटकर दो नए पदार्थों का निर्माण कर सकता है। तो ऐसी जो क्रिया होती है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है 1 नंबर, जिसमें कार्बन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। अर्थात जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दो पदार्थ हैं, या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाती हैं, जैसे CO2 एक नया पदार्थ बन गया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। इसके विपरीत भी हो सकता है, जैसे 2 नंबर में दे रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, वो टूट कर दो नए पदार्थ में बन जाता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको CaO कहते हैं, और CO2 गैस है। तो इस प्रकार ये समीकरण में ये एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके कोई एक नया पदार्थ बना दे या दो नया पदार्थ बना दे, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि एक पदार्थ है वो टूटकर दो नए पदार्थ बनाते हैं। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं उनको रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। उसके बाद में बच्चों आता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में क्या है? अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों के साथ सांकेतिक रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अपन ने अभी उदाहरण दिया था कि मैग्नीशियम के तार को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में संयोग करते हैं, संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो इनके रासायनिक सूत्र के साथ संकेतों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण है। मैग्नीशियम को Mg कहते हैं, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, और ये इन दोनों को प्लस करके, यानी दोनों जब जुड़ते हैं, संयोग होता है इन दोनों का, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये तो इनके संकेत हो गए, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO कहते हैं। तो इनको रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को एक अलग अलग दो प्रकार की रासायनिक समीकरण में दो प्रमुख चीजें होती हैं, एक तो क्रियाकारक और एक उत्पाद। क्रियाकारक यानी जो कि आपस में परस्पर क्रिया करने वाले हैं उनको क्रियाकारक कहते हैं। जैसे इसमें मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, इसमें से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये क्रियाकारक है जो क्रिया करते हैं, या अभिकारक यानी जो अभिक्रिया करने वाले। और उसके बाद में जो उत्पाद प्राप्त होता है, जो जिसको क्रियाफल भी अपन कहते हैं, ये उत्पाद है, ये किसको क्रियाफल भी कहते हैं अपन। तो इसको मैग्नीशियम के तार को जलाने से, जो यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख प्राप्त होती है। तो यह क्रियाफल, क्रिया के बाद में क्या फल प्राप्त होता है या क्या उत्पाद प्राप्त होता है, तो यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और तीर का मुख होता है उत्पाद की तरफ, क्योंकि अभिक्रिया उत्पाद की तरफ बढ़ रही है। ये दोनों क्रिया करें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने क्रिया करके क्या बनाया बच्चों? उत्पाद बनाया। तो यह अभिक्रिया उत्पाद की तरफ अग्रसर हो रही है। तो तीर का हमेशा तीर का जो चिन्ह है वो उत्पाद की तरफ होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया है, समीकरण है, उसको ऐसे व्यक्त करते हैं कि इसमें दो जो क्रिया कारक है वो तो होता है बाईं तरफ और उत्पाद होता है दाईं तरफ हमेशा, और उन दोनों के बीच में
तीर से अपन प्रदर्शित करते हैं। तो क्रिया अभिकारक, अब इसमें आप बच्चों ये देख सकते हैं कि अभिकारक किसके कहते हैं और उत्पाद किसको कहते हैं। तो अभिकारक यानी जो रासायनिक जो अभिक्रिया है उसमें जो क्रिया करके जो उत्पाद बनाते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद यानी जो अभिकारकों के क्रिया करने से जो प्राप्त होता है उसको उत्पाद कहते हैं। इस प्रकार अपन इन दोनों को भी परिभाषा दे सकते हैं। उसके बाद आता है रासायनिक समीकरण के प्रमुख प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण है, वो प्रमुख रूप से 4 या 5 प्रकार की होती है। उसमें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया है, उसके बाद में संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद में वियोजन अभिक्रिया है, उसके बाद में आगे अपन ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, उसके बाद में प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, उसके बाद में द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया है, उसके बाद में आपको रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया आती है। इनके बारे में अपन विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहला आता है संयोजन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है, तो ऐसी अभिक्रिया बच्चों जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर जुड़ते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये कार्बन और ऑक्सीजन है, ये परस्पर जुड़कर क्या बना दिया, CO2 यानी जुड़ गई, तो इसको संयोजन कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। उसी प्रकार वियोजन अभिक्रिया, इसमें एक पदार्थ, इसका संयोजन का उल्टा है, इसमें एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ उत्पादों में बदल जाता है। एक क्रियाकारक है वो टूटकर दो उत्पादों में बदल जाता है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट कर एक से अधिक भागों में टूट जाता है, एक पदार्थ एक से अधिक भागों में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है, इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस प्रकार ये वियोजित हो गया यानी टूट गया कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड Ca और CO2। तो आज बच्चों अपन ने 2-3 टॉपिक पढ़े प्रमुख। सबसे पहले तो भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन, फिर उसमें अंतर, फिर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके उदाहरण, और फिर रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे लिखते हैं, क्रियाकारक क्या है, उत्पाद क्या है, और उसमें अन्य रासायनिक समीकरण के प्रमुख प्रकार, जिसमें 2 प्रकार अपन ने आज पढ़े हैं, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। शेष अपन आगे पढ़ते रहेंगे। इस प्रकार आप पढ़ते रहो, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद। ठीक है बच्चों।